हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीतांजलि। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लास 12th के इस पार्ट की। सेकेंड अप्रोच व्यूज़ एबनॉर्मल बिहेवियर एज माल एडेप्टिव। अब माल एडेप्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि माल एडेप्टिव का मतलब क्या होता है। मैनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ बिहेवियर इज नॉट वेदर द सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट but whether it foster the well-being of the individual and eventually of the group to which he or she belongs. Basically maladaptive का मतलब हुआ कि when a person जो कि वैसे ठीक है बट वो अडेप्ट नहीं कर पाता अपने आसपास के एनवायरनमेंट में और कुछ मैल एडजस्टमेंट्स शो करता है, उस बिहेवियर को हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर बोलते हैं। वेलबींग क्या होता है? वेलबींग इज़ नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल। वेलबींग को हम सिर्फ मेंटेनेंस और सर्वाइवल नहीं मानते बल्कि हम इसको ग्रोथ और फुलफिलमेंट भी मानते हैं। यानी कि जो भी आपका पोटेंशियल है उसका एक्चुअलाइजेशन, जो जैसे आपने मैस्लोज की स्टडी में पढ़ा, उसमें हायरार्की थ्योरी में आपने पढ़ा इसके बारे में। तो कन्फर्मिंग बिहेवियर कैन बी सीन एज एबनॉर्मल। अगर कोई भी ऐसा बिहेवियर जो होना चाहिए लेकिन वो वैसा है नहीं, तो उसको हम एबनॉर्मल या मैलएडेप्टिव बिहेवियर कहेंगे। अगर ये इंटरफेयर करता है किसी भी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के अंदर या फिर आपकी ग्रोथ के अंदर, तो उस बिहेवियर को हम मैलएडेप्टिव बिहेवियर कहेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है अगर किसी क्लास में, वो चुप रहना पसंद करता है, जबकि जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या उसके माइंड में कोई भी सवाल आता है बट वो चुप रहना प्रेफर करता है। डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एज माल एडेप्टिव इम्प्लाइज दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जब कोई भी बिहेवियर डिस्क्राइबिंग होना चाहिए और वो मैल एडेप्टिव है उस टाइम पे, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और ये सजेस्ट करता है वल्नरेबिलिटी इंडिविजुअल में, कि ये इंडिविजुअल जो है ये वल्नरेबल है, कि इसको मैल एडेप्टेशन है इसके अंदर, और इनेबिलिटी है कोप करने की। ये जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, या इसके अंदर कोई एक्सेप्शनल स्ट्रेस है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अपने आसपास लोगों से बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वेग आइडियाज़ होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके, जिसको हम सुपरस्टिशन से, इग्नोरेंस से, फियर से कहीं ना कहीं रिलेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कॉमनली माना गया है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो उसकी वजह से लोग शेमफुल फील करते हैं। तो ये स्टिग्मा इस चीज़ से अटैच हो गया है, ये थॉट प्रोसेस इस चीज़ से अटैच हो गया है कि मेंटल इलनेस अगर किसी को है तो वो पर्सन हेजिटेट फील करेगा डॉक्टर को कंसल्ट करने के या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के। क्यों? क्योंकि वो अशेम्ड फील करता है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं फेल्योर इन एडेप्टेशन, एंड इनको भी इलनेस की तरह ही मानना चाहिए, लेकिन लोग इसको इस कंडीशन को लेकर अशेम्ड फील करते हैं क्योंकि सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? अगर आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करते हैं तो एक ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट है इसका, इन डिसऑर्डर्स का, इनको पुराने समय से अब तक कैसे देखा गया। जैसे अगर हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो हम ये देखते हैं कि कुछ थ्योरीज़ हैं जो बार बार होती रही हैं। जैसे अगर एंशियंट थ्योरी, जैसे अगर किसी एंशियंट थ्योरी की बात करें तो इट इज़ स्टिल एनकाउंटर्ड टुडे होल्ड्स दैट एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी explained by the operation of supernatural and magical forces such as evil spirits। तो पुराने समय से अब तक की बात करें तो जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसको कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल और मैजिकल फोर्सेस के थ्रू ऑपरेटेड माना जाता है, कि कोई भूत प्रेत या इविल का साया है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन में वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, या फिर हम उसको डेविल या फिर शैतान इन सब नामों से जानते हैं। एक्सॉर्सिज्म एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है कि रिमूविंग द इविल दैट रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर इज स्टिल कॉमनली यूज्ड। तो
किसी का भूत प्रेत का साया निकालना जो उस इंडिविजुअल के अंदर है, उसके लिए प्रेयर्स करवाना, काउंटर मैजिक करवाना, ये सब आजकल कॉमन है, शुरू से ही ये चला आ रहा है। और कई सोसाइटीज़ में शमन या फिर मेडिसिन मैन, ओझा से ट्रीटमेंट करवाने का विश्वास रखा जाता है कि वो लोग सुपर नेचुरल फोर्सेस पर काम करते हैं और वो उन स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं जिसने उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो शमन के थ्रू एफ्लिक्टेड पर्सन जो है कैन लर्न विच स्पिरिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर हिज प्रॉब्लम। तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा भूत प्रेत का साया है या कौन सी भूत प्रेत या कोई आत्मा है जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। Recurring theme in the history of abnormal psychology is the belief that individuals behave strangely because their bodies and their brains are not working properly. जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड होते हैं इस चीज़ की वजह से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, उनका ब्रेन और बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं करता है और बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच माना जाता है इसको। मॉडर्न एरा में अगर बात करें तो बॉडी और ब्रेन प्रोसेसेस हैव बीन लिंक टू मेनी टाइप्स ऑफ मैल एडेप्टिव बिहेवियर। कुछ टाइप्स के डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें करेक्टिंग दीज डिफेक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन इम्प्रूव फंक्शनिंग। अगर ये मैल एडेप्टेशन बिहेवियर की ठीक की जाए तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसमें इम्प्रूव फंक्शनिंग नज़र आती है। अनदर अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है कि according to this point of view, psychological problems are caused by inadequacy in the way an individual thinks, feels or perceives the world. किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसको ये माना जाता है कि कभी इंडिविजुअल के सोचने में, फील करने में, परसीव करने में जब इनएडिक्वेसी होने लगती है, मैच नहीं होता है, तो उसका जो प्रॉब्लम है उसको साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंडर माना जाता है। ये जो तीन पर्सपेक्टिव हैं, सुपर नेचुरल वाला, बायोलॉजिकल वाला और साइकोलॉजिकल वाला, हैव रीअकर्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये शुरू से अब तक परंपरा ये चली आ रही है। और एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो फिलोसोफर्स, फिजिशियंस ऑफ एंशियंट ग्रीस जैसे कि हिप्पोक्रेट्स, सोक्रेट्स या पर्टिकुलर प्लेटो की अगर बात करें तो उन्होंने ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच भी डेवलप की और उन्होंने डिस्टर्ब्ड बिहेवियर व्यू किए कि ये कैसे एराइज हो रहे हैं, ये क्यों एराइज हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इमोशन और रीज़न के बीच में। पर्सन का जो इमोशनल प्रोसेस है और जो रीजनिंग प्रोसेस है उन दोनों के बीच में आपस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो गैलन ने इलेबोरेट किया इस चीज़ को ऑन द रोल ऑफ 4 ह्यूमर्स इन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेम्परामेंट। तो इनके हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड जो है वो 4 एलिमेंट से बना हुआ है। गैलन ने कहा कि 4 एलिमेंट हैं जिसके वजह से मटेरियल वर्ल्ड बिल्डअप हुआ, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, यानी कि पृथ्वी, वायु, हवा और पानी। तो ये कंबाइन होते हैं और 4 असेंशियल बॉडी फ्लूइड्स बनाते हैं। वो बॉडी फ्लूइड्स में क्या काउंट करते हैं? ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लैम। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं इनको रिस्पॉन्सिबल माना गया है डिफरेंट टेम्परामेंट्स के। इम्बैलेंस अगर हो जाए इन ह्यूमर्स में तो ये माना जाता है कि ये कई तरीके के डिसऑर्डर्स को कॉज करता है। सिमिलर टू इंडियन नोशन ऑफ 3 दोषाज ऑफ वात, पित्त एंड कफ, जिसको अथर्ववेद और आयुर्वेदिक टेक्स्ट में माना गया है। मिडल एजेस की अगर हम बात करें तो इसमें डेमोलॉजी एंड सुपरस्टिशन जो है गेन्ड रिन्यूड इम्पॉर्टेंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो डेमोनोलॉजी जो है ये रिलेटेड है इस बिलीफ के कि जो लोग हैं उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स जो थी वर इविल एंड देर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम में विच हंट्स बहुत ज़्यादा होती थी। तो अर्ली मिडल एजेस की अगर बात करें तो क्रिश्चियन स्पिरिट जो थी चैरिटी की प्रिवेल्ड एंड सेंट ऑगस्टीन रोट एक्सटेंसिवली अबाउट फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया और पूरा ग्राउंड वर्क किया उन्होंने मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज का एबनॉर्मल बिहेवियर पे।
फिर उसके बाद आया रेनाइसेंस पीरियड, इसमें इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म हुआ, क्यूरियोसिटी हुई बिहेवियर के बारे में। जॉन वेयर ने एम्फेसाइज किया साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, और उन्होंने कहा कि ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि विचेस जो होती हैं वर मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड रिक्वायर्ड मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बाकी ये जो ऊपरी इलाज हैं इनकी ज़रूरत शायद ना पड़े। 17th और 18th सेंचुरी को माना गया एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट एज द साइंटिफिक मेथड रिप्लेस्ड फेथ एंड डॉगमा एज वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।